हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो हमारा 1/10/2025 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वो ज़रूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1922, 1924, 1916 या 1919? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, 1916। अब हम पहले ये देख लेते हैं जस्टिस पार्टी थी क्या। जस्टिस पार्टी जो थी वो तमिलनाडु में बनी एक राजनीतिक पार्टी थी। इसका पूरा नाम है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, लेकिन इसे लोकप्रिय रूप से जस्टिस पार्टी कहा गया क्योंकि इसका समाचार पत्र जस्टिस नाम से प्रकाशित था और उस समय सरकारी नौकरी और शिक्षा में अधिकतर ब्राह्मणों का दबदबा था। अच्छा, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध करना, गैर ब्राह्मण समुदाय को सरकारी नौकरी और शिक्षा में अवसर दिलाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना। नेक्स्ट है द पीजेंट आर्म द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें विशेष रूप से अवध क्षेत्र में कृषकों की भागीदारी की प्रकृति पर विस्तार से चर्चा की गई। किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी थी एरिक स्टॉक ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। यह पुस्तक बताती है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें किसान, जमींदार, तालुकदार, ग्रामीण जनता ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और विशेषकर ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाजवाद की विशेषता नहीं है? पहला है, अर्थव्यवस्था इतिहास की दिशा निर्धारित नहीं करती। तो गलत बताना है तो फर्स्ट ऑप्शन ही है। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है? देखो, एक समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी लोगों को समान अवसर मिले, अमीर गरीब के बीच अंतर कम हो और संसाधनों का उपयोग समाज के हित के लिए हो। ठीक है। अच्छा, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है कि अर्थव्यवस्था इतिहास की दिशा निर्धारित नहीं करती, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है तो समाज और राजनीति भी उसी के अनुसार विकसित होती है, इसलिए अर्थव्यवस्था इतिहास को प्रभावित करती है। अगला है, प्राइम मेरिडियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वह पूर्व और पश्चिम में विभाजित करता है, ना कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है कौन? भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह भारत में नई दिल्ली से होकर गुजरता है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, प्राइम मेरिडियन। अगला है, यह समय ज्ञात करने में अधिक उपयोगी है। तो तीसरा ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट है, ये 90 डिग्री पूर्व पर स्थित है। तो ये 90 डिग्री पूर्व नहीं है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, लेयर टिंटिंग भौतिक मानचित्रों में ऊंचाई को प्रदर्शित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो हमें बताना है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। विभिन्न ऊंचाइयों को निरूपित करने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करना, जैसे कि हरा रंग मैदान को दिखाने के लिए होता है, पीला रंग पठार को, या भूरा रंग बहुत ऊंचे पहाड़ को, और जो व्हाइट कलर होता है वो बर्फ से ढके पहाड़ दिखाता है। और ये मेनली फिजिकल मैप में यूज होता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी के आधिकारिक समाचार पत्र का नाम क्या था? सोवियत था, प्रावदा था। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, इसको प्रावडा भी कहा जाता है। अच्छा, ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ। ठीक है। बोल्शेविक पार्टी किसकी थी? व्लादिमीर लेनिन की थी और ये क्रांतिकारी समूह था। अच्छा, ये समाचार पत्र जो था इसका काम क्या था? पार्टी की विचारधारा को फैलाना, मजदूरों को जागरूक करना, क्रांति के संदेश पहुंचाना और सरकार की आलोचना करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी? तो ये सेकंड ऑप्शन राइट है, द होली फैमिली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक शब्द और उसके विवरण का सही युग्म नहीं है? हमें इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन ही राइट है, ग्रैबन। क्या है ये? संपीड़न बलों द्वारा निर्मित मुड़ी संरचना, मतलब ये फोल्डेड रीजन है, लेकिन ये फोल्ट से बना है इसलिए ये गलत है। देख लेते हैं हम क्या होता है ये। देखो, पृथ्वी की सतह पर जब फोल्ट बनते हैं तो जमीन का कुछ भाग नीचे धंस जाता है जिसे हम ग्रैबिन कहते हैं, और जो ऊपर उठ जाता है उसको होस्ट कहते हैं। तो ये फोल्ड से नहीं बनता है, ये फोल्ट से बनता है। अब इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और अभी हमें ये पता चल जाएगा कि फोल्ट कैसे बनता है और फोल्ड कैसे बनता है और उनके क्या कारण होते हैं। देखो, जो फोल्ट होते हैं ना वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो ग्रैबिन होता है और एक होस्ट होता है। जमीन का हिस्सा नीचे धंस चुका है उसको क्या कहते हैं? ग्रैबिन। और होस्ट कहते हैं जो जमीन का हिस्सा ऊपर उठा रह गया, जो नीचे धंस गया उसको ग्रैबिन, और जो ऊपर उठा हुआ है उसको होस्ट कहते हैं। और ये किससे बनते हैं? फोल्ट से बनते हैं। फोल्ड के कारण क्या बनता है? एक तो सिंक्लाइन बनती है और एक एंटीक्लाइन बनती है। सिंक्लाइन में क्या होता है? यू शेप की आकृति बनती है ऐसे, और एंटीक्लाइन में क्या बनता है? मेहराब की तरह ऐसे बन जाता है।
तो फोल्ट से जो बनता है वो होस्ट और ग्रैबन बनते हैं, और फोल्ड से बनता है सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय बेसिन में अपसारी प्लेट सीमाओं से सामान्यतः कौन सी विशेषताएं संबंधित हैं? बताना है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इन ओशन बेसिन। अच्छा देखो, धरती की ऊपरी सतह पर कई बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, और ये प्लेट लगातार बहुत धीमी गति से चलती रहती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है? जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती है तो उनके बीच खाली जगह बनती है, और इस जगह से पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है ना वो ऊपर आ जाता है और ठंडा होकर नई ओशनिक क्रस्ट बनाता है। इस प्रक्रिया को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। तो इसका पहला आंसर ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम? मिड ओशनिक रिज। अच्छा, मिड ओशनिक रिज क्या होता है? जब मैग्मा बार बार ऊपर आता है और नई चट्टानें बनती हैं तो समुद्र के बीच एक लंबी पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला बन जाती है, और इसी को ही मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। देखो इस इमेज को देखते हैं एक बार। ये प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, और जैसे ये दूर जाती है बीच में जो ये स्पेस है यहाँ से लावा बाहर आने की कोशिश करता है। जब ये कोशिश करता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो इस तरीके की एक पर्वत श्रृंखला बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिड ओशनिक रिज। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो इसको कन्वेक्शन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। अब ये देख लेते हैं कन्वेक्शन होता क्या है। देखो, एटमॉस्फेयर की हवा मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से गर्म होती है। सन अर्थ को गर्म करता है और वाटर को भी करता है। ज़मीन के पास की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की हवा ऊपर उठना शुरू करती है, और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आकर गर्म हवा की जगह लेती है। इसी मोशन को, इसी वर्टिकल मोशन को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। देखो इस इमेज को समझते हैं। जैसे ये सन है, ये अर्थ को गर्म कर रहा है और साथ में पानी को भी गर्म कर रहा है, और जो यहाँ के आसपास की जो हवा होगी वो गर्म होगी, और गर्म होगी क्या आ जाएगी? ऊपर जाएगी। जो ऊपर ठंडी हवा है वो नीचे आएगी, और फिर नीचे से ये वापस गर्म होके फिर वापस ये ऊपर जाएगी। इसी वर्टिकल मोशन को कन्वेक्शन कहा जाता है। अगला है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म अ क्रिटिसिज्म एंड अफर्मेशन नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था में शांतिपूर्ण संक्रमण पर विस्तार करने से चर्चा की गई है? तो ये किसने लिखी है? थर्ड ऑप्शन राइट है, बर्नस्टीन ने लिखी है। अगला है, जब रेतीली सतह आंशिक रूप से वनस्पति से ढकी होती है तब वे किसका निर्माण करती है? तो वह करती है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं? जब ज़मीन पर थोड़ी बहुत घास या वनस्पति होती है जो पौधे की जड़ें रेत को पकड़ कर रखती है, और इसमें रेत एक विशेष यू आकार के क्या बना लेता है? एक टीला बना लेता है, जिसे पैराबोलिक ड्यून्स कहते हैं। देखो ये पैराबोलिक ड्यून्स है, ठीक है, यू आकार का टीला बना लिया है, और यहाँ पे ये वनस्पति है, आंशिक रूप से वनस्पति होती है यहाँ पे। ये है सेफ ड्यून्स। ये क्या होते हैं? ये बहुत लंबे होते हैं, कई किलोमीटर तक फैले रहते हैं, हवा की दिशा में पैरेलल बनते हैं, तलवार जैसा दिखाई देता है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन बारबोसा किसे संदर्भित करता था? सेकंड ऑप्शन राइट है, सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण। पहले हम इसको समझते हैं। अच्छा, ये हुआ कब था? ये हुआ था 22 जून और आगे था 1941 में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, हुआ क्या था? देखो, जर्मनी में हिटलर का नेतृत्व था और सोवियत यूनियन में स्टालिन का था। शुरुआत में दोनों के बीच समझौता होता है कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर साम्यवाद को अपना दुश्मन मानता था और सोवियत संघ के विशाल संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर बड़ा हमला किया, जिसे कहा गया ऑपरेशन बारबोसा। अगला है, कॉपेंस क्लाइमेट ग्रुप के अनुसार कौन सा समूह सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होने पर दर्शाता है? तो वो कौन सा होता है? वार्म टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ कौन गया था? तो कौन गए थे? सेकंड ऑप्शन राइट है, राव बहादुर R श्रीनिवासन, ठीक है, ये गए थे। अच्छा, हम देख लेते हैं एक बार फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। 1930 में लंदन में हुआ था, और इसे यूके की सरकार ने भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए बुलाया था, और दलित वर्ग की ओर से 2 प्रमुख प्रतिनिधि आए थे, BR अम्बेडकर और राव बहादुर R श्रीनिवासन। अगला है, लीग ऑफ नेशन 1920 में अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, ये क्या था? एक तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अच्छा, इसका उद्देश्य था देशों के बीच झगड़े रोकना, शांति बनाए रखना और भविष्य में युद्ध होने से रोकना। अगला है, एंटी साइक्लोन में पवन की दिशा का पैटर्न क्या होता है? तो ये क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।